हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एमकैप सॉल्यूशन सीरीज फिजिक्स। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की एमकैप नंबर 7 पार्ट 1। और बाकी एमकैप्स की तरह इस एमकैप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फटाफट। A body of mass 5 kg is suspended by a spring balance in an inclined plane as so। कि कोई बॉडी है जिसका वेट 5 kg अपने को बताया गया है और वो स्प्रिंग के सहायता से एक इंक्लाइंड प्लेन पे इस तरह से रखी हुई है। ये यहाँ पे बैलेंस बताया इसने। द स्प्रिंग बैलेंस मेजर, तो स्प्रिंग द्वारा बैलेंस पे कोई फोर्स लग रहा होगा तो उसकी वैल्यू पूछ रहा है अपने से कितनी होगी वो, तो वो निकाल लेते हैं अपन। ये हो गया अपने पास में इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे रखा हुआ है एम मास, तब इस एम मास पे एम जी फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर। तो इस एम जी का इधर वाला वेक्टर कौन सा होता है, एम जी साइन थीटा, और ये वाला हो गया इसका एम जी कोस थीटा। जब ये एंगल थीटा है अपने पास में, ये थीटा तो फिर ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा तो ये साइन थीटा। अब इस पे पीछे की ओर फोर्स लग रहा होगा इस तरह से स्प्रिंग की सहायता से, ऐसे स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी और एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, यानी कि बैलेंस में, तो बैलेंस में हो गया, तो यानी कि एम जी साइन थीटा इक्वल टू फोर्स किसके द्वारा, स्प्रिंग द्वारा लगाए गए फोर्स के इक्वल होगा वो निकालना अपने को। तो एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 kg, जी की वैल्यू 10 और साइन कितना दे रखा है अपने पास 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो गया 5। तो यानी कि 25 न्यूटन आ गया अपने पास में क्या, स्प्रिंग द्वारा बैलेंसिंग फोर्स इतना हो गया। कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स स्प्रिंग ऊपर क्यों लगा रही है इस पे। तो 55 न्यूटन अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई ब्लॉक है वो एक खुरदरी क्षैतिज सतह पे रखा हुआ है। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू द स्लाइड द ब्लॉक इज, और उसका म्यू कोफिशिएंट दे रखा है फ्रिक्शन के लिए सरफेस और ब्लॉक के बीच में। अब पूछ रहा है अपने से द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड द स्लाइड द ब्लॉक इज, तो ब्लॉक को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना होगा अपने पास में वो निकालना है। इस पे रखा हुआ है ब्लॉक एम मास जिसका, इस पे थीटा एंगल पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के दो वेक्टर होंगे, ये वाला थीटा, तो ये वाला कौन सा हो गया एफ कोस थीटा, जब ये एफ, और इधर कौन सा होगा एफ साइन थीटा। ये तो होंगे दो वेक्टर होंगे इस फोर्स के, जब ये वाला एंगल थीटा तो ये साइन थीटा इस तरह से। और इस पे एम जी फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, और इस पे फ्रिक्शन, ये मान लो आगे चलेगा तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की ओर लग रहा होगा, एफ फोर्स पीछे लग रहा है इस पे। अब अपने से मिनिमम इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये चलने लग जाए, मिनिमम पूछ रहा है। कब चलना स्टार्ट करेगा, यानी कि जब फ्रिक्शन लगने वाला फ्रिक्शन किसके इक्वल हो एफ कोस थीटा आगे, यानी कि जो पीछे फोर्स लग रहा है वो आगे लगने वाले फोर्स से इक्वल होगा तो ये चलने लग जाएगा। तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा म्यू एन इक्वल टू एफ कोस थीटा। अब यहाँ से देखें एन कितना हो जाएगा, देखो इस पे एम जी फोर्स नीचे, तो इसे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर इस पे एन, और एफ साइन थीटा यानी कि एन प्लस एफ साइन थीटा ऊपर की ओर डायरेक्शन में, लेकिन एम जी फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, यही तो है ना, एन प्लस एफ साइन थीटा ऊपर की ओर लग रहे हैं और नीचे एम जी लग रहा है, तो एन इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, तो एफ कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में म्यू एन की जगह एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब ये कर रहे हैं तो एफ कोस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। एफ वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो म्यू एम जी इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में एफ कोस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। इसको इधर ले आए अपन, तो म्यू एम जी इक्वल टू एफ कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ से क्या बच गया कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यही बच गया यहाँ पे। अब देखते हैं कि यहाँ पे
एफ इक्वल टू क्या आ गया फिर अपने पास में यहाँ से, एफ इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आ गया अपने पास में एफ इक्वल टू। अब यहाँ पे पूछ रहा है फोर्स मिनिमम, मिनिमम फोर्स पूछ रहा है यहाँ पे। तो एफ मिनिमम कब होगा, जब ये वाला कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा क्या हो, मैक्सिमम, ये क्या हो मैक्सिमम, तभी तो एफ मिनिमम हो सकता है कि किसी भी संख्या में ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम मिलेगा अपने को। तो ये मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे ए साइन थीटा मान लें अपन प्लस बी कोस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने को बार बार यूज होती रहती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होती है अपने पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। तो यहाँ से अपने पास में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, कोस थीटा के लिए यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, तो कितना आ गया अपने पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। तो एफ मिनिमम कितना हो गया अपने पास में, म्यू एम जी अपॉन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये हो गया एफ मिनिमम की वैल्यू। यहाँ पे एफ मैक्सिमम पूछता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस म्यू स्क्वायर कर देते, तो एफ वो मैक्सिमम आ जाता। तो यहाँ से अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज और द वेज एज शो इन द फिगर। कि यहाँ पे कोई दो बॉडीज इस तरह से दिखाई गई हैं, तो इनमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है उनका कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ये एंगल दे रखा है एक अपने पास में 37 डिग्री, और ये वाला दे रखा है 53 डिग्री। दोनों का मास क्या हो बताया इसने, सेम बता रखा है यहाँ पे, इसका मास m और इसका मास भी अपने को m ही बता रखा है। अब अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, सिंपल हो गया। लेकिन सिंपल कब, जब ये पता चल जाए कि इस डायरेक्शन में गिरेंगे या फिर इस डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट होंगे। तो वह कैसे पता चलेगा, देखो एक तो ये है 37 डिग्री ऐसे हो गया और 53 डिग्री है ऐसे। अब खुद से सोचो, ये वाला जो टेन थीटा यानी कि जो ढाल है ये कम है, और ये वाला ढाल है ये क्या हो गया ज़्यादा है 53 में, तो ज़्यादा ढाल वाला जल्दी फिसलेगा ना। क्यों, इस पे लग रहा होगा, देखो एम जी साइन थीटा फोर्स साइन 53 थीटा की वैल्यू, और इस पे भी एम जी साइन 37, इतना फोर्स इस पे नीचे लग रहा होगा जितना इस पे लग रहा है। तो साइन 37 की वैल्यू ज़्यादा होती है साइन 53 की, साइन 53 की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो यानी कि इस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा तो ये जल्दी नीचे जाएगा। तो यानी कि इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, ये ऐसे चलेगा तो ये वाला ऐसे चलेगा, ये नहीं चल पाएंगे। तो बस अब वही कर लेते हैं अपन। देखो इस पर फोर्स लग रहा है इधर की ओर एम जी साइन 53 थीटा की वैल्यू, और इस पर ऐसे नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा एम जी साइन 37, और ये वाला क्या होगा टेंशन, और इसी तरह से इसमें भी यहाँ पे क्या होगा टेंशन। तो एफ बी डी बना के यहाँ पे लिख लिया अपन एम जी साइन 37। क्यों, क्योंकि नीचे इस डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा हो गया, माइनस में टी इक्वल टू एम पे नेट फोर्स ये हो गया एम में ये इक्वल होगा ये। अभी इसी तरह से टी और एम जी साइन थीटा, टी इस डायरेक्शन में लग रहा है और एम जी साइन 37 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि टी माइनस एम जी साइन 37 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में एम ए। तो यहाँ से अपन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ से एम जी और साइन 53 की वैल्यू होती है अपने पास में 4/5, माइनस ये भी एम जी और साइन 37 की वैल्यू होती है अपने पास में 3/5 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में 2ma। तो यानी कि यहाँ से आगे लिखे अपन एम जी को ले लिया अपन ने कॉमन, तो यहाँ से क्या हो गया 4/5 माइनस 3/5 इक्वल टू 2ma। तो यहाँ से कितना आ गया एम जी बाई 5 आ गया अपने पास में इक्वल टू 2ma, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a टू a इक्वल टू क्या है g/5,
तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ गया g/10, और g की वैल्यू पर नॉर्मली 10 ही लेते हैं, ये भी 10, तो यानी कि आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज हेल्ड अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल वॉल बाय प्रेसिंग इट विद ए फिंगर। देखते हैं क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं अपना। ये क्या हो गया, अपने पास में कोई रफ वर्टिकल वॉल बताया इसने, हॉरिजॉन्टल नहीं। अब यहाँ पे कोई ब्लॉक ले लिया अपन ने, ये जिसका मास m बताया गया अपने को, उसको एक अंगुली की सहायता से इस तरह से उसको प्रेस किया जा रहा है, इस तरह से उसको दबा के रखा रहा है। अब कह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज म्यू। वॉल अपने को रफ बताया तो इसमें कुछ फ्रिक्शन भी होगा, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है, वो कोफिशिएंट म्यू दे रखा है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, और एक्सेलरेशन इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, जब ऊपर है तो ये उसके लिए ग्रेविटी फोर्स बताया इसने g। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बाय द फिंगर टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल इज। अब यहाँ से जो F फोर्स अंगुली लगा रही थी उसके द्वारा मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि ये यहीं पे रुका रहे, यानी कि ये नीचे ना गिरे। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इस ब्लॉक की बना लेते हैं अपन FBD। ये उसका मास, अब इस पे एक mg फोर्स तो लग रहा होगा इसका नीचे, और ये वाला ये दीवार होगी इस तरह से, यहाँ पे कुछ दीवार होगी, FBD बनाई अपन ने, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, एक ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो म्यू ऊपर यो लग रहा है कितना, म्यू इंटू एन जो नॉर्मल रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे कि ये mg फोर्स नीचे लग रहा है और म्यू एन इसे ऊपर लगेगा, यानी कि उसे रोकने का काम कौन करेगा, म्यू एन। ये कैसी बताइए इसने, रफ सरफेस बताइए। अब यहाँ से एक फोर्स लग रहा है इस पे, F फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ से एन एक्शन रिएक्शन होता है, यानी कि जितना फोर्स इस पे लग रहा है ये वॉल पे लगाएगा, ये फोर्स इतना ही फोर्स F फोर्स वॉल पे लगाएगा, तो वॉल इस पे क्या करेगी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी, और वो कितना होगा F, उसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में F। ये तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही तो अपने को रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में F। तो कर लेते हैं यहाँ से, तो यानी कि क्या बता दिया इसने, म्यू एन इक्वल टू mg, म्यू और n की वैल्यू कितनी होगी F इक्वल टू mg। तो F इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में mg/म्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए ब्लॉक ऑफ मास m1, कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m1 दे रखा है, रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रेस्ट में। ए स्ट्रिंग टाइड टू द ब्लॉक इज पास्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस पुली फिक्स्ड at the end of the table, and to the other end of string is hung other block of mass m2, the acceleration of the system। देखते हैं क्या कह रहा है, ये इतना बड़ा है, जी कह रहा है यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल टेबल होगी, इस तरह से ये मान लिया अपन ने टेबल, स्मूथ है यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा, उसका मास दे रखा है ब्लॉक का m1, और यहाँ से कोई फ्रिक्शन लेस यानी कि एक चिकनी पुली लटका रखी है यहाँ पे कोई, उसकी सहायता से इस तरह से कोई दूसरा मास m2 ऐसे लटकाया गया है, जो कि कह रहा है कि एंड ऑफ द टेबल एंड टू अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग, टेबल के एंड पे और स्ट्रिंग का जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे m2 मास अपना लटकाया गया है। अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल होगा, देखो इस पे क्या होगा, m2g फोर्स नीचे लग रहा होगा, टेंशन t क्या होगा इसमें ऊपर होगा, इस तरह से इसमें क्या होगा, टेंशन t ऐसे, और इस पे भी टेंशन t फोर्स इस तरह से लग रहा होगा। अब m1g फोर्स इस पे नीचे लग रहा होगा, लेकिन उसकी क्या मिल रही होगी, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा, ये टेबल के द्वारा से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे पुट करा दिया गया होगा। तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यानी कि जो बैलेंसिंग फोर्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब बना लेते हैं अपन FBD से यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि ये नीचे जा रहा होगा तो m2g माइनस t फोर्स ऊपर लग रहा है इक्वल टू m2a, यानी कि m2 पे लगने वाला नेट फोर्स ये हो गया, वो उसके m2a के इक्वल होगा एक्सेलरेशन की। अब यहाँ से निकाले अपन m1 पे नेट फोर्स कितना होगा, m1 पे ये दोनों फोर्स तो कैंसिल आउट कर लिए एक दूसरे ने, यानी कि इस पे नेट फोर्स क्या आ रहा है t, तो वो किसके इक्वल होगा, m1a के इक्वल होगा।
तो यहाँ से ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, यानी क्या हो गया m2g, ये कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉमन ले लिया अपन ने m1 प्लस m2, तो ए इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में m2g अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि अपना कौन सा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, a block is laying static on the floor, the maximum value of static frictional force on the block is 10 newton, if a horizontal force of 6 newton is applied to the block, what will the frictional force on the block। ये हो गई अपने पास में फ्रिक्शनल सरफेस हो गई यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे रख रखा अपने, कोई ब्लॉक रख दिया यहाँ पे। अब इस पे मैक्सिमम 10 न्यूटन का लग सकता है अपने पास में, क्या लग सकता है मैक्सिमम 10 न्यूटन का लगा सकता है, ये फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम 10 न्यूटन का। ये इतना क्या हो गया अपने पास में फ्रिक्शन फोर्स दे दिया इसने। अब कह रहा है कि अपन हॉरिजॉन्टल इस पे 6 न्यूटन का, मान लो इस डायरेक्शन में इस पे 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा ये देख रहे हैं। तो कितना होना चाहिए, सब करेंगे यहाँ पे 10 न्यूटन। क्यों, देखते हैं यहाँ पे लगा रहे हैं अपन फ्रिक्शनल फोर्स और यहाँ पे अपन अप्लाइड फोर्स, इसके अपन डायग्राम बना के समझ रहे हैं। मान लो अपन ने लगाया इस पे 0 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया, तो इस पे भी 0 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अपन ने 2 लगाया तो इस पे भी 2 लग जाएगा। अब इस पे लग रहा है, अपन ने लगाया 10 तो इस पे भी 10 हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन जब अपन ने 11 किया तो इस पे तो 10 ही रहेगा, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी तक बढ़ चुका, फिर इसके बाद ये बढ़ नहीं पाएगा, यानी कि फिर कितना होगा नेट 1 न्यूटन का अपने को डायरेक्शन में मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे खुद से सोचो कि कोई ब्लॉक है, उस पर अपन 6 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि उस पर 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लग रहा होगा 10 न्यूटन का, तो क्या ये ब्लॉक अपने आप इधर चलने लग जाएगा। आप मानो कोई बॉक्स है, उसको इधर खींच रहे हो 6 न्यूटन के फोर्स से और उस पर 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो यह ब्लॉक पीछे अपने आप चल जाएगा। हुआ है कभी ऐसा? लेकिन यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली कि ये रेस्ट में रहता है, यानी कि रेस्ट में अभी भी, जब तक अपन इस पर 10 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये रेस्ट में ही रहना है। तो यानी कि रेस्ट में है तो 6 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट करके 6 न्यूटन पे रखता है। ये एडजस्ट करता रहता है जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू तक ना आ जाए, उसके बाद इसकी वैल्यू कांस्टेंट, फिर अपन अप्लाइड फोर्स बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि इस पर 6 न्यूटन लगा रहे हैं, तो इस पर 6 न्यूटन का ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जब भी रेस्ट में है। तो क्यों रेस्ट में क्यों होगा, क्योंकि 10 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा है इस पर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो ही चल पाएगा। अब यहाँ पे क्या देता है, उस पर अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं अपन 8 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 8 न्यूटन हो जाता। 9 का करते तो 9 हो जाता, 10 करते तो 10 हो जाता, लेकिन 10 से ज़्यादा करते ही फिर वो कांस्टेंट होने लग जाता। तो ये देखना होता है ना पहले बॉडी मूव कर रही है नहीं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ए ब्लॉक is at rest on a inclined plane making of an angle alpha with the horizontal. As the angle alpha of the incline is increased, the block starts slipping when the angle of inclination become theta. The coefficient of friction is equal to, क्या कह दिया इसने, ये कह रहा है यहाँ पे अपना कोई इंक्लाइन प्लेन हो गया इस तरह से, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा। अब यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, ब्लॉक हो गया अपने पास। अब ये कह रहा है कि अपन इस अल्फा को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि अल्फा को, इस इंक्लाइन प्लेन को इधर से इधर ले रहे हैं धीरे धीरे। तो अपने को पता है जैसे जैसे ये कुछ ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, यानी कि वो थीटा एंगल होते ही इसका जो अल्फा हो गया, मान लो इस पॉइंट पे हो गया थीटा, थीटा होते ही वो ब्लॉक फिसलना प्रारंभ कर देता है, एम मास वाला ब्लॉक फिसलना प्रारंभ कर देता है। और यहाँ पे दे रखा है अपने को म्यू, क्या कोफिशिएंट दे रखा है इसका कि रफ सरफेस है, इस पे म्यू दे रखा है अपने को। तो जैसे ये थीटा एंगल पे फिसलना प्रारंभ करता है तो उस थीटा एंगल में और उस म्यू में क्या रिलेशन होगा वो बताना अपने को। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, जी वाला एंगल मान लो थीटा, कि थीटा एंगल होता है वो फिसलना प्रारंभ कर दिया उसने ब्लॉक ने, तो इधर इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि नीचे की ओर एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा होगा तो नीचे की ओर फिसलना चाहेगा, लेकिन ऊपर की ओर उस पर क्या लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना होगा म्यू एम जी कोस थीटा, इतना ही तो होगा। क्यों, क्योंकि उसे यहाँ से क्या मिल रहा होगा एम जी कोस थीटा। एम जी के 2 वेक्टर होंगे, उनको अपन तोड़ेंगे यहाँ से, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला इस तरह से होगा थीटा, तो ये थीटा, तो उसको नॉर्मल रिएक्शन भी एम जी कोस थीटा मिल रही होगी। नॉर्मल रिएक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन, तो यहाँ से म्यू एन की वैल्यू अपन ने डायरेक्ट पुट कर दी म्यू एम जी कोस थीटा। तो यानी कि थीटा
होते ही वो फिसलना प्रारंभ कर देता है, यानी कि उसका जो म्यू एम जी कोस थीटा वाला पार्ट होगा वो लगभग कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, तभी वो फिसलना चाहेगा। इससे पहले तो फिसल नहीं पाएगा वो, तो यानी कि एम जी से एम जी कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यानी कि म्यू इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, टेन थीटा। तो अपना कौन सा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए ब्लॉक इज केप्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा ऑफ लेंथ एल। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इस तरह से कोई इंक्लाइन प्लेन है अपने पास में, और उसका इंक्लाइनेशन यानी कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब यहाँ पे मान लो अपन ने कोई ब्लॉक रख दिया एम मास का, पता उस पर नीचे फिसलना प्रारंभ करेगा वो, और यहाँ पे ये सरफेस कैसी होगी, रफ, और उसका कोफिशिएंट दे रखा है अपने को म्यू। तो यहाँ से फिसलता हुआ जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जो वर्क डन होता है नेट टोटल किया गया कार्य वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल होता है। तो यहाँ से अपन डब्ल्यू नेट निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू नेट किस तरह से निकालेंगे, देखो ये वाली लेंथ दे रखी है एल, ये वाली। अब इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे इस ब्लॉक पे, इस पॉइंट पे क्या नीचे की ओर लग रहा होगा एम जी साइन थीटा ग्रेविटेशन के कारण, क्योंकि इस पे ऐसे एम जी लग रहा होगा, इधर कोस थीटा वाला फैक्टर होगा एम जी का, और नीचे एम जी कोस थीटा एम जी साइन थीटा, और ऊपर की ओर लग रहा होगा इस पे कितना म्यू एम जी कोस थीटा फ्रिक्शनल फोर्स। तो यानी कि इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा, ये हो गया। अब अपन ने माइनस क्यों किया इसमें, कि ये भी तो लिख सकते थे म्यू एम जी कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, लेकिन यही क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा अपन ने क्योंकि इसमें नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो इसमें एम जी साइन थीटा ज़्यादा लग रहा है म्यू एम जी कोस थीटा से, तभी तो वो नीचे जा पा रहा है। तो यानी कि नेट फोर्स हो गया अपने पास में ये, और वर्क डन कितना होता है अपने पास में एफ डॉट एस। तो यानी कि नेट फोर्स की डायरेक्शन भी किधर, नीचे की ओर इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, रो कितना हो रहा है एल, क्योंकि इसकी लेंथ एल है। तो यानी कि वर्क कितना आ गया अपने पास में, यहाँ पे लिख देते हैं एल और उसको एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा, ये इतना आ गया अपने पास में वर्क डन। अभी किसके इक्वल होगा, इसको लिख रहे हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से डब्ल्यू नेट डेल्टा के इक्वल हो गया, यानी कि जो अपने पास में वर्क डन आया वो किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। अब वी इनिशियल तो रेस्ट पे था वो जीरो, क्योंकि फिसलना प्रारंभ करेगा और थीटा एंगल होते ही, तो इनिशियली जीरो हो गया। तो यानी कि ये कितना आ गया, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल हो जाएगा ये। तो यहाँ से अपने को वी फाइनल की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी शायद। कैसे, यहाँ से हो गया अपने पास में, इस इक्वेशन में अपन एम जी कॉमन ले लें यहाँ से, तो यानी कि एम जी और एल को अपन ने रख लिया बाहर। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इक्वल टू क्या बच रहा है अपने पास में, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। अब एम से हो गया एम कैंसिल हो गया, अब टू को इधर ले आए, यानी कि टू जी एल साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर आ रहा है, तो वी रूट कर देंगे दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा अपने पास में बॉटम पे इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी कितनी, टू जी एल साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ये आ गया अपने पास में इसकी फाइनल वेलोसिटी। यानी कि अपना कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ सरफेस इज कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ सरफेस इज कॉन्टैक्ट इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि बात क्या हो रही है यहाँ पे,
फ्रिक्शन की और जो उसके कॉन्टैक्ट में एरिया होता है उसकी बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे कोई एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, किस पे, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला, मान लो अपन इसको आगे की ओर मूव कराना चाहते हैं एफ फोर्स से, तो इसको पीछे की ओर एक फोर्स खींच रहा होगा, कौन सा, रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है फ्रिक्शनल, तो यानी कि इस पे पीछे की ओर फोर्स लग रहा हो कितना, एक म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ पे एम जी फोर्स नीचे लग रहा है, तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन उसे यहाँ से मिल रही होगी कितनी, एन, वो किसके, एम जी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी एरिया आया इस फ्रिक्शनल फोर्स में, ये कितना होता है, म्यू एन, और म्यू क्या होता है, ये इसकी नेचर पे डिपेंड करता है सरफेस के, और एन क्या होता है, उसे कितना अप्लाई फोर्स वो ग्राउंड पे लगा रहा है, कितनी उसे नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है। यहाँ पे कहीं पे भी एरिया आ रहा है नहीं, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये क्या होता है, नॉन डिपेंडेंट होता है किस पे, एरिया पे, तो इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, कि अपने को घर्षण के बारे में सही कथन का चयन करना है दो बॉडी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसके लिए अपन देख रहे हैं एक फ्रिक्शन का और अप्लाइड फोर्स का एक डायग्राम होता है कोई कुछ ऐसे, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स का डायग्राम, जैसे अभी देखा अपन ने। तो इस वाले यहाँ तक कौन सा होता है, जब वो रुका हुआ होता है, यानी कि ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक रफ सरफेस पे है तो रुका हुआ है वो, तो उसका म्यू यानी कि यू जीरो है, तो उस पर लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। जब वो मूवमेंट करने लग जाता है उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो एक इस प्रकार का स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये भी एक क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन ही अपने पास में, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और फिर उसके बाद में ये वाला कौन सा हो जाता है अपने पास में, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये वाला है ही स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है ना अपना, ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, जैसे भी अपन ने उसमें पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है ये वाला, इस तरह से। तो यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है, और ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, गलत बात हो गई ना, ऑलवेज कहाँ हो गया, ये तो कुछ टाइम के लिए ही होता है इस पॉइंट पे, यानी कि इतनी देर के लिए ही वो ज़्यादा है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से, बाकी तो कम ही होता है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब देखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बात ठीक होगी क्योंकि देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये वाला, अभी हमेशा ज़्यादा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन ऑलवेज काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये वाला अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑलवेज, अब यहाँ पे ये सही कह रहा है तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया ना, ऑलवेज हमेशा ही ज़्यादा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन से, घर्षण बल है वो गतिक घर्षण बल से ज़्यादा होता है हमेशा। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, ये भी बात भी इसने ऑलवेज बोल के गलत कर दी, कैसे। अब ये ऑप्शन सबको करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, लेकिन रोलिंग मोशन के केस में ये गलत हो जाता है कि जैसे अपन साइकिल को चला रहे होते हैं, ये मान लेते हैं कोई साइकिल जिसका पिछले वाला पहिया, पूरी साइकिल तो बना नहीं सकते यहाँ पे अपन, ये होता है इस तरह से उस पर कुछ यहाँ पे लगा होता है इस तरह से पिछले वाले पहिए पे, और अपन चैन की सहायता से इस तरह से आगे घुमा रहे होते हैं, यानी कि अपन चैन की सहायता से इसे, चैन को इस तरह से अपन घुमा रहे होते हैं पैडल की सहायता से, इस तरह से पैडल मारते हैं अपन इस पे अपन पैडल मार रहे हैं इस तरह से, इस पे ऐसे फोर्स लगाया अपन ने, तो ये इस पहिए को क्या करता है, ये लगाता है पहिए पे पीछे फोर्स, यानी कि पहिया पीछे की सरकने की कोशिश करता है, लेकिन जो फ्रिक्शन होता है वो उसे आगे मूव करवाता है, फिसलने कोई नहीं देता इसे फ्रिक्शन इस पॉइंट पे। तो यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, मोशन गलत हो गया, रिलेटिव मोशन होता है ना यहाँ पे तो ठीक हो जाता है, क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा
रिलेटिव मोशन यानी कि ये पहिया इधर जाने की कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शन इसे इधर ले जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली अपन साइकिल आगे ही तो चलती है, अपन जब आगे पेडल मारते हैं तो साइकिल आगे जाएगी अपनी। कौन चलाता है उसे? फ्रिक्शन चलाता है। तो यानी कि मोशन के डायरेक्शन में हो गया ना वो। यहाँ पे पहिया जो होता है फिसलने की कोशिश करता है पीछे की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन उसे आगे धकेलता है। तो अपना ये वाली बात गलत हो गई ऑलवेज के केस में। जैसे अभी ये तुम मानो कि यहाँ पे मान लो चिकनी सरफेस होती है, यहाँ पे मान लो तेल डाल देते हैं अपन कुछ चिकनाई के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपन साइकिल उतनी स्पीड से चला सकते हैं चिकनी सरफेस पे? क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम हो जाता है, आगे धकेलने में क्या होगा, धक्का कम लगता है, तो साइकिल भी चल नहीं पाती, पहिया फिसलता रहता है पीछे की ओर। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए बॉडी ऑफ मास एम रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोई बॉडी एम दी गई है, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट में। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस इज म्यू। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसकी वैल्यू बताइए इसने, म्यू, कोफिशिएंट की वैल्यू। इफ़ द मास इज पुल्ड बाई ए फोर्स पी एस सो इन द फिगर। अब यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है एफ का, पी का सॉरी, पी एम मास पे पुल कर रहा है कोई पी फोर्स, जिसे जैसे डायग्राम में दिखाया गया है 30 डिग्री पे कर रहा है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बॉडी एंड सरफेस विल बी। अब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अब देखो इस पे इस तरह से एक तो यहाँ पे लग रहा होगा कौन सा, पी कोस 30 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और पी साइन 30 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। दो डायरेक्शन हो गई अपने पास में। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना होता है, ये होता है अपने पास में म्यू एन, ये होता है मैक्सिमम। अब यहाँ पे एन क्या होगा, एन को इस डायग्राम से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरह से एन को क्या लिखेंगे अपन, इस पे लग रहा है पी साइन 30 ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा इस पे एन ऐसे ऊपर की ओर, और एम जी फोर्स लग रहा होगा उसके नीचे। तो एन प्लस पी साइन 30 यानी कि पी बाई टू इक्वल टू क्या हो गया, एम जी के साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो अपन ने पुट कर लिया यहाँ पे। तो एन इक्वल टू क्या आ गया, एम जी माइनस पी बाई टू। तो यहाँ से क्या आ गया, म्यू इंटू एम जी माइनस पी बाई टू। तो अपना यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इतना लग सकता है यहाँ पे।